Hello friends, welcome to our channel Biologic Studies, and this here we will be discussing about techniques in biology starting from microscopy. एक लेक्चर सीरीज होगी जहाँ पे हम डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप से लेके टू द लेटेस्ट माइक्रोस्कोप जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द प्रीवियस वन, व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट इन्वेंशन, हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे along with the PYQs that are asked in different examinations. So माइक्रोस्कोपिक टेक्निक स्टार्ट करने से पहले व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन लार्ज स्केल पे देखने के लिए। अगर मेरे को कोई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनका इनलार्ज्ड व्यू देखना है तो मैं माइक्रोस्कोपी को इसका यूज करती हूँ। ओके, और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है दैट इज माइक्रोस्कोप, और इसकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले टर्म दी थी सेल्स की, कैसे? ऑब्जर्व करके पीस ऑफ कॉक को विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मैंने बोला कि मैग्नीफाई कर रहे हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? हम मैग्नीफाई तो कॉन्वेक्स लेंस से भी कर लेते हैं। वी विल नॉट गेट इनटू द ऑप्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की कितनी पोजीशन होनी चाहिए उसको मैग्नीफाई करने के लिए और ये सब, लेकिन हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज करते हैं टू मैग्नीफाई थिंग्स। बट क्या जरूरत पड़ी सिंपल माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज करने की? दिस इज बिकॉज कि हम लोगों को उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज करना था, हमें और छोटे टाइनी स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करना था, और उसके लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जब इन्होंने कॉक को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने सबसे पहले टर्म दी रॉबर्ट हुक ने, क्या? सेल्स। ओके, अब सिंपल माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक आई पीस होता है जहां से हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ओके, और ये है मिरर जो कि सारी लाइट को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, 1670 में एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड दीज वर RBCs, different bacteria, sperm cells and others. Okay, नेक्स्ट हमें जरूरत क्या पड़ी, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप हैं और हमें जरूरत क्या पड़ी उनके इन्वेंशन की, राइट? हमारे पास भगवान ने हम सबको आंखें दी हैं, थैंकफुल टू द गॉड फॉर गिविंग अस द आईज, हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं काफी सारी चीजें, ठीक है, लेकिन जो एक विजिबल लाइट की रेंज है, ठीक है, एक रेंज तक ही हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं विद अ नेकेड आई। ओके, उससे ज्यादा अगर हम छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हम लोगों को बस ऐसे दिख रही है कि हाँ ये प्रेजेंट है, बट उनको अगर हमें उसका मैग्नीफाइड व्यू देखना है फॉर स्टडिंग पर्पसेस तो उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 नैनोमीटर्स तक हमारी ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन स्टिल हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और हम लोग वहां पे 1 मिलीमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक के साइज के लिए वी आर यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप्स जो कि बेसिकली डिपेंड करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पे। ओके, लाइट किस तरीके से पास हो रही है उसके बेसिस पे डिफरेंट लाइट माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट हैं, हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हम लोगों को विजुअलाइज करने में हेल्प करवा रहे हैं। देन स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, जहाँ पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं अपने प्रोब्स की टू व्यू अ इनलार्ज्ड इमेज। ओके, तो एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है?
लाइट माइक्रोस्कोप को ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट के ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लाइट वेव के ट्रांसमिशन पे। ओके, ये इमेज को मैग्नीफाई किस प्रिंसिपल पे कर रहा है? ये इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। आईपीस जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में था, इसमें भी आईपीस प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग टू लेंसेज को यूज कर रहे हैं फॉर आईपीस, तो दिस इज नोन एज बायनोकुलर माइक्रोस्कोप। ओके, ये है हमारी बॉडी असेंबली जो पूरा कंट्रोल करके रखता है। ये है हमारा नोज पीस, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मैकेनिकल स्टेज जहाँ पे हम लोग स्लाइड को प्लेस करते हैं। ये डायफ्राम है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट कंडेंसर कंडेंस करेगा यहाँ पे। ओके, स्पेसिमेन के पास ये एडजस्टिंग नॉब्स हैं। जब आई विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द objective lens and the slide, I will let you know about the fine and coarse focus adjustment. इससे फोकस एडजस्टमेंट किया जाता है। एंड ये है बेस लाइट सोर्स ऑफ लाइट का। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है, माइक्रोस्कोप के पास स्पेसिमेन के ऊपर पड़ती है, एंड डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से लाइट एंटर करती है इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड वी कैन मूविंग मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। एंड आईपीस उसको एज एन ऑब्जेक्ट समझ के एक दूसरी इमेज बनाता है, एंड दैट वर्चुअल इमेज इज ऑब्जर्व्ड बाय इज फॉर्म्ड इन आवर रेटिनास, जो हम देखते हैं। आगे चलते हैं कि ये दोनों लेंस मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेकिन कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं, कितना मैग्नीफाई कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दो टाइप के मैग्निफिकेशंस होते हैं। सिंस दो लेंसेज हैं हमारे पास, जब ऑब्जेक्टिव लेंस से कोई भी लाइट मैग्नीफाई हो रही है तो हम लोग उसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज सिंपली द साइज that depends on size, and angular magnification जो हमारा eyepiece दे रहा है, this is the reason why हमारी एक real image जो हमारे objective lens ने बनाई थी, वो एक as an virtual image form होती है। okay, so moving ahead with the magnification क्या होती है? अब हमने lenses के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि lenses हमारी image को enlarge कर रहे हैं। कितना इनलार्ज कर रहे हैं? दैट इज मैग्निफिकेशन। ओके, सो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, कि हमारे साइज, इमेज का साइज कितना इंक्रीज हुआ है स्पेसिमेन के साइज से, वो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, जो कि दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है, हमने देखा था कि जब यहाँ पे जो रियल इमेज है दैट बिकम्स अ वर्चुअल इमेज, and this virtual image can be observed by our eyes, right? तो ये angular change है, this is because of the eyepiece. ये eyepiece करती है, and this is the ratio of angle suspended by the object and the image. Okay, so net magnification कितनी होगी? net और इसी को magnification power भी बोलते हैं। okay? जब हम magnification power की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं, power. Also, the net magnification is m1 into m2. और बहुत सारे मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप्स के लिए जो ऑक्यूलर लेंस की पावर होती है दैट इज 10x। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर जो होती है ये डिफर करती है फ्रॉम 4x to 100x, ठीक है, एंड टोटल मैग्निफिकेशन इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ। लेकिन बस इमेज का इनलार्ज होना ही सफिशिएंट नहीं है कि हमें वो इमेज अच्छी दिखे, ठीक है, उसके लिए एक और चीज हेल्प करती है, दैट इज इमेज का कॉन्ट्रास्ट और उसका रेजोल्यूशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रेजोल्यूशन, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हम सबको कि ये
प्रॉपर्टी किसकी है रिजॉल्विंग पावर? सो रिजॉल्विंग पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कि वो दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, sorry, and it is inversely related to the ratio of resolution. It is inversely proportional to the ratio of limit of resolution. Limit of resolution को हम D से डिनोट करते हैं और इसको completely entirely समझेंगे next slides में. So limit of resolution is ये प्रॉपर्टी हमारे रिजॉल्विंग पावर इस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी नहीं है. ये सिंपली दो जो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. जो मिनिमम डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में है, जो एक मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकता है, परसीव कर सकता है, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ऑब्वियसली बात है ये रिजॉल्विंग पावर के ऊपर डिपेंडेंट है एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजॉल्विंग पावर. And this limit of resolution that we denote as D depends on three factors, that is wavelength of light, angular aperture that is alpha, and refractive index that is n. And quantitatively इसको describe किया एक साइंटिस्ट ने अर्नस्ट ईबे, एंड इन्होंने एक इक्वेशन दी that is this one कि 0.61 lambda upon n sin alpha gives us the limit of resolution. And numerical aperture जो होता है वो होता है n sin alpha. Numerical aperture किसका? Numerical aperture of objective lens. Okay? Objective lens का जो numerical aperture होगा that is n sin alpha. n is the medium in which जो स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का मीडिया जो है वो डिपेंड करवाएगा. ओके, कितना एंगल वो बना रहा है, कितना दूर है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और कितना एंगल हमारी लाइट वेव्स बना रही हैं, दैट इज साइन अल्फा. एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ से लाइट आ रही है. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस. Half of this cone that is formed by the specimen is known as alpha. Okay, and with the increase in alpha, the sin alpha also increases, and maximum sin alpha is as sin 90, जो कि है जिसकी वैल्यू है 1. सो माइक्रोस्कोप में हमेशा sin 90 डिग्री से कम ही होगा. सो मैक्सिमम माइक्रोस्कोप जो ले पाता है एंगल दैट परसीव कर पाता है एंगल ऑफ लाइट इज 70 डिग्रीज. सॉरी. सो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस कितना दूर है, वर्किंग डिस्टेंस उसका कितना दूर है. जितना पास उसका वर्किंग डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट स्कैटर करेगी, और जितनी ज्यादा लाइट वेव स्कैटर्ड है उतनी ही हमारे स्पेसिमेन के. अब ऑब्वियसली बात है ना कि अगर यहाँ पे मेरी अगर लाइट सॉर्टेड है तो मेरी इमेज भी सॉर्टेड होगी. यहाँ पे अगर मेरी लाइट ही कंजस्टेड है तो मेरी इमेज भी कंजस्टेड होगी. क्लियर? तो ये है हमारा वर्किंग डिस्टेंस का फंडा और थीटा का फंडा. मूविंग फॉरवर्ड टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया. न्यूमेरिकल अपर्चर मोस्टली सेम रहता है जो कि ये है, ठीक है. फोकल लेंथ, यहाँ पे मैं बात कर रही थी फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट की. जब हम लोग एडजस्ट करते हैं हमने देखा है कि कितना हम लोग अगर उसको एक पॉइंट से ऊपर उसको माइक्रोस्कोप के नेक को लेके जाते हैं तो फिर ब्लरी हो जाती है, और अगर ज्यादा जूम इन करते हैं तो भी वो ब्लरी हो जाती है. तो एक पर्टिकुलर ही पॉइंट पे वो क्यों दे रही है? बिकॉज हमारा फोकल लेंथ इतना है ऑब्जेक्टिव लेंस का. ओके, वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे वर्किंग डिस्टेंस कम है. यहाँ पे वर्किंग डिस्टेंस कम है तो लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड आ रही है उसके अंदर
ऑब्जेक्टिव लेंस में, और जब वो स्कैटर्ड आ रही है तो वो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सेपरेट करके शो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है तो हमारी इमेज भी कंजेस्टेड दिखाई देती है, क्लोजली प्लेस्ड दिखाई देती है। इसीलिए स्कैनिंग में हम लोग बस स्कैन कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें, मतलब सुपरफिशियल चीजें हम लोग देखते हैं, और जब हम लोग उसको हाई पावर में लेके जाते हैं तो हमें उसकी माइन्यूट डिटेल्स भी नजर आती हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ हम लोग ब्लू लाइट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मिनिमम होना चाहिए हमारा वेवलेंथ फॉर डी टू बी मिनिमम एंड फॉर द रिजॉल्विंग पावर टू बी मैक्सिमम। ओके, सो मैग्नीफाइंग पावर हमें माइक्रोस्कोप की अगर ज्यादा करनी है तो हमें एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट देनी पड़ेगी, दैट इज अ ब्लू लाइट। आगे चलते हैं ऑयल इमर्शन पे। यहाँ पे हमने देखा कि इसको ऑयल इमर्शन बोल रहे हैं, एंड यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है ऑयल इमर्शन पे, ये बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब हम स्पेसिमेन को रख रहे हैं, when the object is placed here and हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड है, ठीक है, तो हम लोग इसके बीच में मीडिया ही चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मीडिया, दैट इज एन की बात नहीं की अभी तक, राइट। अल्फा की कर ली है, लैम्डा की कर ली है, बस एन की नहीं की है। सो विद द इंक्रीज इन एन, जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को एन को इंक्रीज करना पड़ता है, और जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है वापस रिफ्रैक्ट बैक कर रही है, वो हमारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, गिविंग अ sharper image and hence it increases the resolving power. Okay, so moving forward with the type of light microscopy, बहुत सारे लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, अवेलेबल हैं, दैट इज ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, कॉनफोकल, फेस कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस। हम इनको सब्सिक्वेंट क्लासेस में इन सारे माइक्रोस्कोपी को कवर करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को ले रहे हैं। सो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी वो माइक्रोस्कोपी होती है जो हम नॉर्मली लैब में करते हैं, राइट। हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे विजुअलाइज करवा रहे हैं हम। बेसिक प्रिंसिपल होता है लाइट माइक्रोस्कोपी का इज कि वो किस तरीके से मैग्नीफाई कर रहा है, इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। जो सब्सिक्वेंटली हमें दिखाई देगा जब as the light passes through the condenser lens and move forward to the specimen में different, जब हम स्टेनिंग करते हैं तो किस पार्ट ऑफ स्पेसिमेन ने कितनी लाइट को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे एक इमेज बनाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये बेसिकली स्टेनिंग पे डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हो जाती है अगर हम स्टेनिंग कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली लाइट माइक्रोस्कोप में हम दोनों लिविंग एंड डेड दोनों स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्राइट माइक्रोस्कोपी में हम लोग स्टेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिमेन किल हो सकता है, मे बी वो टॉक्सिक हो एंड वो स्ट्रेन टॉक्सिक हो उसके लिए, स्पेसिमेन के लिए, एंड वो किल हो गया। लेकिन वो हमें विजुअलाइज कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंट्रास्ट। डिफरेंट लाइट को ऑब्जर्व करते हुए जब भी एक इमेज वो बना रहा है, तो दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, अगर वो कलरफुल है तो। लेकिन अगर वो कलरफुल नहीं है तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। और हमें उसको स्टेनिंग भी नहीं करनी, बिकॉज अगर स्टेनिंग कर रहे हैं तो वो डेड हो रहा है, ठीक है। सो वी वांट द लाइव स्पेसिमेन टू ऑब्जर्व अ लाइव स्पेसिमेन।
तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लाइट सोर्स के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया बाय सेंट्रल अपर्चर। सेंट्रल अपर्चर के साथ इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए व्हेनेवर द लाइट फ्रॉम द साइड्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द स्पेसिमेन, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, एंड दीज लाइट इज स्कैटर्ड। तो यहाँ पे एक ये जहां पे लाइट स्कैटर होगी, मतलब वहां पे हमारा कंट्रास्ट चेंज हुआ है। उस कंट्रास्ट की वजह से डार्क फील्ड जो है वो हमें एक इमेज फॉर्म करके देती है। ठीक है, दिस कोन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट दिस कोन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। और जब भी ये कोन ऑब्स्ट्रक्ट की जाएगी वैसे ही हमारा ये बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाएगा। और इमेज किस बेसिस पे फॉर्म हो रही है कि उसका कॉन्ट्रास्ट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस। और ये दोनों लाइव और डेड लाइव स्पेसिमेन के लिए विदाउट स्टेनिंग हम यूज कर सकते हैं। अनस्टेन्ड ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के लिए वी कैन यूज दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द इमेजेस जो हमारी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। ठीक है, एंड ये जो हम बैसिलस स्पीशीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जो शोइंग एंडोस्पोर्स, और इसी में हम लोग ग्राम स्टेनिंग जो हम ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग स्टेन्स को जो वो अपटेक करता है उसकी वजह से जो इमेज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग भी एक एग्जाम्पल है ब्राइट फील्ड का। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हम लोगों को कंफ्यूजन होती है इन द पावर ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, सो द मोस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स पावर ऑफ रेजोल्यूशन। पावर ऑफ रेजोल्यूशन को हम लोग लिखते हैं डी से, करेक्ट। ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। डी डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं अल्फा, एन एंड लैम्डा। ट्रू, ये भी हमने देखा हुआ है, लैम्डा एन साइन अल्फा, यही था, सॉरी एन साइन अल्फा। सो अब हमें बताना है कि रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। डू रिमेंबर टू रीड द क्वेश्चन एंटायरली कि इंक्रीज पूछा है। ठीक है, अब इसका इनवर्स होगा रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर को हम इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू एन साइन अल्फा बाय लैम्डा लिख सकते हैं। पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा और इंक्रीजिंग एन, डिक्रीजिंग दिस और इंक्रीजिंग दिस would increase the RP. True, A is true, A true है। Moving the objective lens closer to the specimen will decrease, नहीं डिक्रीज नहीं करता। जब हम लोगों ने देखा अगर मूविंग डिस्टेंस, वर्किंग डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है तो हमारी लाइट ज्यादा स्प्रेड आउट हो रही है, राइट। सो बी इज रॉन्ग, बी रॉन्ग होते ही ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो सी है और डी है। सी पढ़ते हैं, यूजिंग अ मीडिया विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू इंप्रूव द रेजोल्यूशन। यस, एन अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा आर इंक्रीज होगा। सो वन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई विल लीव दोस क्वेश्चंस फॉर यू पीपल टू सॉल्व इट एंड डू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स with the correct options and I will reply to your answers. Next, how the resolution is improved in the microscope. ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये प्लीज कम कर लेना। यहाँ पे है कि the most important property of any microscope is its resolution D. D है उसका resolution, ठीक है। Which of the following wavelengths would be used to achieve the best resolution of the light microscope of lens of numerical aperture n? numerical aperture कितना है 0.4 और ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप्स के लिए सेम है। तो हम लोगों ने D देखा था दैट D इज वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रिजॉल्विंग पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स D। यहाँ पे अगर मेरे को ये लग रहा होता कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर रहा है तो ये मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके मैक्सिमम वेवलेंथ को टिक कर देती, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रेजोल्यूशन।
हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं. तो प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नॉट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इट इज द रिजॉल्विंग पावर, and resolving power is inverse of this, d. So if lambda is less, rp would be high. Okay, so minimum lambda के साथ हमारा rp maximum होता है. So correct answer is 450. मिनिमम जो वेवलेंथ दी हुई है विजिबल रेंज में, उसको हम करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ये भी आप लोग कर सकते हो. हाँ, दिस इज वेरी इजी. इसमें बस आपको एक ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा. डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स देयर. Okay, let's solve this numerical. An observation was being made under the compound microscope using the light, मतलब wavelength है हमारी 500 nanometers. Okay, refractive index है हमारा मीडिया का 1.5, sin अल्फा है हमारा 0.94. Now limit of resolution क्या होगी in, हमें d निकालना है in micrometers. Okay, so when we will solve this, 0.61 into lambda, that is 500 nanometers, that is 10 की power minus 9 upon 1.5 into 0.9394, sorry, and when we will solve this, we will get 0.216 into 10 की power minus 6, मतलब मीटर्स. सो अगर नैनोमीटर में करना है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. d वुड बी 0.216. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का कि बेस्ट रेजोल्यूशन एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कैसे देगा. अब हमने देखा कि हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप तो किया नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. सो दिस इज नॉट द केस एंड दिस इज नॉट हाउ इट इज डन. पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर समझ नहीं आता तो छोड़ो, एल्स एक बार ट्राई कर लो. जस्ट बिकॉज आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो आपको ये चीज नहीं बोलता कि आगे आप क्वेश्चन से कुछ समझ नहीं पाएंगे. आप अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तब भी ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, और अगर सॉल्व नहीं होता तो यू कैन लीव इट फॉर श्योर. What combination of wavelength of emitted light lambda, refractive index and angle, पूरा लाइट माइक्रोस्कोप है, बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर डिपेंड कर, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो वेवलेंथ हमें पता है मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ इसकी है, इसकी भी है. नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब दिस. सो इससे हमारा आंसर मिल गया 4. So this is the end of the class, and if you like this lesson, do like it, comment, subscribe and hit the bell icon so that you will be notified once I will be online next time. Thank you so much for watching. Bye bye.